मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे थे कि चैप्टर सेल, 5th चैप्टर है ना आपका सेल, और इसमें हमने एक बार ही सारा पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे। हमने पढ़ लिया कि सेल, फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। और सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है मैंने आपको स्लाइड में बना के दिखाई थी। आज मैं आपको किसके बारे में पढ़ाऊंगी? एनिमल सेल के बारे में। आपका सिलेबस में है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, दोनों के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ऑर्गेनल्स बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा ही उनके अंदर डिफरेंस है। तो ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। किसका है? एनिमल सेल। इस स्ट्रक्चर में देखो कुछ कंपोनेंट ये जो प्रेजेंट है इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। और सेल की जितना भी वर्क है, कोई भी सेल कैसे काम करेगी, उसकी ऑल द एक्टिविटी, उसमें कौन हेल्प करते हैं? ये सेल ऑर्गेनल्स। तो ये जो आउटर कवरिंग है, ये सबसे पहली आउटर कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं कि सेल की, मान लो ये आपकी कोई भी सेल है, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच हेल्प इन एग्जिट एंड एंट्री ऑफ सम स्पेसिफिक मटेरियल, जो क्या होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर आती है और ऑक्सीजन कहाँ जाती है? अंदर जाती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बाहर जाता है, अंदर ड्यू टू एक्टिविटी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कम। तो मूवमेंट ऑफ गैसेस होता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। उसके बाद वाटर का भी सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ द वाटर inside and outside the cell is known as the osmosis. Osmosis भी तीन तरह का होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। आइसो मींस सेम, अगर सेल के अंदर और बाहर ना ही पानी अंदर जाए और ना ही पानी बाहर आए, या इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आर एंटरिंग इनटू द सॉइल एंड एग्जिट इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लीविंग द सेल। तो टोटल कंसंट्रेशन सेल की क्या रहती है? कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जब एक्सेस वाटर चला जाता है सेल के अंदर और सेल स्वेलअप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हमारे जितने ड्राई फ्रूट्स हैं हम पानी में भिगोते हैं तो वो फूल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और बहुत सारी चीजें सिकुड़ जाती है, उनका पानी बाहर आ जाता है, जैसे कि हम सैलेड में और उस पर नमक डाल दें तो कुछ समय के बाद उसके अंदर से वाटर बाहर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल श्रिंक हो जाते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल इसके थ्रू होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो एनिमल सेल का ये पार्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो इस टाइप की शेप है इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये है हमारे सेंट्रियोल, ये है राइबोसोम्स जो सर्कुलर फॉर्म में डॉट है, इसको हम बोलते हैं SER। ये दोनों, ये स्मूथ है और ये क्या है? रफ। इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, जिसका मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वाई शेप का जो आपको दिख रहा है SER, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपका पार्ट है सैक ऑफ जो बंडल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। ये हमारा क्या है? वैक्यूल्स। और ये हमारे सारे प्रेजेंट थे, इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सबकी अपनी एक बाउंड्री है, इसलिए इन सबको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और एक ऑर्गेनल्स का क्या फंक्शन है अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारा आता है, हम लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाई शेप का है, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ये दो तरह के होते हैं, RER एंड SER। ठीक है, इनका मेनली काम क्या होता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स को। ठीक है,
जो आपकी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद जो हमारी बॉडी से जैसे कि पॉइजन है या ड्रग्स है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में जितने भी वर्टेब्रेट्स होते हैं उन एनिमल के अंदर जो SER है ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालता है। उसके बाद गोजाई अपरेटस, कैमिलो गोजाई नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने गोजाई अपरेटस प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर, उसी ने बताया था। उसने कहा था ये एक मस्कुलर बंडल है सैक ऑफ स्ट्रक्चर का, जिनका काम क्या है? मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ये क्या करता है कि जितना भी हमारा प्रोटीन्स या लिपिड्स वगैरह बनते हैं तो उसको सेल के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना, उसकी पैकेजिंग करना, डिस्पैच करना, ये सारा काम किसका है? गोजाई अपरेटस का। यानी कि सेल के हर पार्ट तक कौन लेके जाएगा? गोजाई अपरेटस। मेनली इसका काम क्या है? पैकेजिंग, मूविंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन या फैट्स मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर पार्ट। दूसरा क्या काम है? ये हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का आगे हम पढ़ेंगे कि गोजाई अपरेटस लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब ये जो आपके डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम में आपका क्या होता है? क्रोमोसोम और DNA वगैरह होते हैं जो हेल्प करते हैं जेनेटिक कैरेक्टर में। उसके बाद है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम मैंने दिखाया नहीं, मैं आपको दिखा देते हैं। लाइसोसोम्स ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम, इनको बोलते हैं सुसाइड स्पैक। अब लाइसोसोम को सुसाइड स्पैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लाइसोसोम होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, या कह सकते हैं डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है। जब भी कोई सेल कोई एक्टिविटी करती है तो उस टाइम कोई सेल डेड हो जाती है या इंजर्ड हो जाती है तो उसकी फंक्शनिंग खत्म हो जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए, सेल को क्लीन करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। वो उसको क्या कर जाएगा? सेल को ब्रस्ट और डाइजेस्ट कर जाएगा और सेल क्या हो जाएगी? साफ, क्लीन हो जाएगी। इसलिए इसको सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। और ये खुद के ही सेल को खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को सुसाइड बैग। क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइड बैग। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन द स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम या जूसेस व्हिच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ worn out cells या ब्रेस्ट सेल या डेड सेल एंड क्लीन द सेल। और सेल को क्या रखेगा? क्लीन करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड्स बैग। ये आप कह सकते हैं सेल का क्या काम करता है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अगर लाइसोसोम ना हो तो सेल की फंक्शनिंग रुक जाएगी, सेल क्लीन नहीं होगी। एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब जो पूरी बॉडी को, पूरी सेल को एनर्जी देगा, वो क्या कहलाएगा? पावर हाउस। क्या कहलाएगा? पावर। जैसे जहाँ से बिजली आती है घरों में, तो बिजली कहाँ से आती है? पावर हाउस से। इसी तरीके से सेल को अपनी एक्टिविटी करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आएगी माइटोकॉन्ड्रिया से। कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसकी डबल फोल्डेड लेयर होती है। आउटर लेयर इसकी पोर्स होती है ताकि इसके अंदर मटेरियल का मूवमेंट हो सके, और इनर लेयर आपकी फोल्डेड होती है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसकी फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। ये एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है वेयर सेल डू द केमिकल रिएक्शन एंड रिलीज द एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। मतलब सेल के लिए जो काम करना है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी? डीएनए, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस मेन कंट्रोल करता है, किसी भी सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है? हमारे
पेरेंट्स के कैरेक्टर को हमारे अंदर लेके आता है। पर न्यूक्लियस हर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स भी होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उस टाइप की सेल को बोलते हैं यूरोप्रोटिक सेल। और ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्रोप्रोटिक सेल। तो उनमें न्यूक्लियस मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे इसमें क्लियरली दिख रहा है ना, तो उसमें कुछ न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं उसको, न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो उसकी फंक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद है साइटोप्लाज्मा। ये हमने बता दिया, साइटोप्लाज्मा जो सेल के अंदर ऑल द ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा, फिक्स होता है, यहीं से सेल के अंदर मटेरियल की एंट्री और क्या होती है, एग्जिट। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें हर एक ऑर्गेनल्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया। प्लांट सेल का बिल्कुल सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल के अंदर लास्ट आउटर कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या होता है, एक और आउटर कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलेंगे, सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और ये सेल जो है प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, मतलब कि उसको हार्ड बनाती है। और आपने देखा होगा कि हमारी जैसे स्किन है बड़ी सॉफ्ट है ना, जबकि प्लांट्स को अगर आप टच करेंगे, आपने देखा होगा उसकी आउटर कवरिंग बहुत ही हार्ड होती है। तो वो हार्ड किसकी वजह से होती है, सेल वॉल की वजह से। और प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज से, बनी होती है सेलुलोज से। वो इसका मेन फंक्शन भी क्या है सेल वॉल का, कि प्लांट्स को एक तो किसी भी तरह के बाहरी अटैक से बचाती है, इंजरी से बचाती है, किसी एनिमल से बचाती है, उसको बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी बीमारी ना लगे तो प्लांट्स कवर होता है ना। और दूसरा उसको स्पोर्स प्रोवाइड करती है, हार्ड प्रोवाइड करती है, उसकी स्ट्रेंथ में हेल्प करती है। ये मेनली बनी होती है, जो सेल वॉल मेनली बनी होती है सेलुलोज की, जबकि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की। ये दोनों में याद रखना। क्या होता है, जब एक्सेस वाटर प्लांट के अंदर जाता है तो प्लांट स्वेल हो जाता है, तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रस्ट ना कर जाए, तो वो बाहर से प्रेशर भी एक्सर्ट करती है और उसको मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो उसको बैक्टीरिया, फंगी से बचाती है, इंजरी से बचाती है, स्पोर्स प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी और उसकी ट्रिजिडिटी को बढ़ाती है। दीज आर द फंक्शन ऑफ सेल। क्लियर है। दूसरा क्या डिफरेंस है कि जो प्लांट सेल्स में कुछ और कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक कंपोनेंट्स का नाम है जिसका नाम है प्लास्टिड। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। टू टाइप के प्लास्टिड होते हैं। ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। किसमें होते हैं, प्लांट सेल में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, उसको कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। किसमें हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि जो प्लांट है, ग्रीन प्लांट्स है, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कलर्ड प्लास्टिड में। किसमें प्रेजेंट होता है, कलर्ड प्लास्टिड। दूसरा कलरलेस प्लास्टिक होता है, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। वो मेनली स्टोरेज का काम करता है, जितना भी फूड सेक होता है उसके अंदर स्टोरेज हो जाता है। एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है, वैक्यूल्स, और प्लांट सेल में साइज क्या होता है, बहुत ही बड़ा। वैक्यूल भी मेन रोल प्ले करता है, जैसे कि हमने देखा था अमीबा। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल से ये अपना फूड लेता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्योंकि अमीबा क्या है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके पास एक ही सेल है। तो ये क्या करता है, जब भी किसी फूड को पार्टिकल्स को देखता है तो अपनी ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। जैसे कोई फूड के पार्टिकल्स को देखेगा तो ये क्या करेगा, ऐसे इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। फिर इस फूड को ये अंदर ले लेता है ऐसे, और
ये इसका वैक्यूल बन जाता है, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो ये फूड को इंगल्फ कर जाएगा, डाइजेस्ट करेगा और वेस्ट को इसी सरफेस के थ्रू बाहर निकाल देगा। यानी कि फूड वैक्यूल के थ्रू कई एनिमल्स अपना क्या लेते हैं, फूड भी लेते हैं। और प्लांट्स में वैक्यूल का मैक्सिमम क्या होता है, कई प्लांट्स के अंदर तो 50 से 90% स्पेस कौन लेते हैं, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल जितना भी एक्स्ट्रा जो प्लांट्स के अंदर वेस्ट वगैरह है उसको वो स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, लिपिड्स वगैरह, उसको ये स्टोरेज का काम करते हैं। तो दीज आर द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। थैंक यू।